हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपना एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका ये पहला लेक्चर होने वाला है। उस सब्जेक्ट का नाम है CDP। CDP मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि बाल विकास। इसका क्या नाम है? बाल विकास। मतलब कि बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या क्या क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला देखी जाती है, इसी को हम बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैंने पहला टॉपिक उठाया उसका नाम है विकास की अवधारणा। चैप्टर का नेम है या टॉपिक का नेम है विकास की अवधारणा। इस लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। कहने का मतलब ये है, प्रत्येक चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से, पहले कोई भी चैप्टर होगा उससे संबंधित उसकी प्रश्नोत्तरी होगी, तब आगे बढ़ा जाएगा। अभी काफ़ी टाइम है, आराम आराम से मैं आपका सारा कोर्स ऐसे ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है विकास की अवधारणा। इसके अंतर्गत जो भी सारे मुख्य बिंदु हैं मैंने उन सभी को शामिल कर दिया है। ठीक है, विकास की अवधारणा के अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है हमारा विकास का अधिगम का सिद्धांत। रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। विकास के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? रिचर्डसन सीयर्स। ये सिद्धांत है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार या उनके अनुसार विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है। क्या है? विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। यानी विकास अगर धनात्मक दिशा में जा रहा है तो अधिगम भी धनात्मक दिशा में ही होगा, और अगर विकास धनात्मक दिशा में नहीं जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं अधिगम भी प्रभावित होता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है हमारा विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय। विकासात्मक कार्य मीन्स उम्र के साथ सही विकास। विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया? विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय रॉबर्ट हेविंगहास ने दिया। ठीक है, ये किसने दिया? रॉबर्ट हेविंगहास ने। ये मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। विकासात्मक कार्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है विकासात्मक कार्य यानी उम्र के साथ सही विकास। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति का, बच्चे का विकास होगा, तो इसे कहते हैं विकासात्मक कार्य। ये संप्रत्यय किसने दिया? ये दिया रॉबर्ट हेविंगहास ने। फिर इसके बाद है विकास की परिभाषाओं को मैंने शामिल किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। प्रत्येक वर्ष यूपी टेट के एग्ज़ाम में देखा गया है कि 3-3, 4-4 परिभाषाएं तो कम से कम आती ही आती हैं। उसी के तहत मैंने सारी विकास की अवधारणा से संबंधित जितनी भी प्रमुख परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ामों में काफ़ी बार रिपीट हुई हैं, मैंने सबको शामिल कर लिया है। आइए देखते हैं। विकास की परिभाषा के अंतर्गत पहली परिभाषा है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा? ये कहा स्किनर ने। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। इसके बाद अगला हमारा क्या है? बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। मतलब कि उस पर वंश का भी प्रभाव पड़ेगा और उसको वातावरण कैसा मिल रहा है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। दोनों का ही गुणनफल क्या है? बालक का विकास है। दोनों से ही बालक का विकास प्रभावित होगा। ये किसने कहा? ये कहा महान मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने। इसके आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला कथन है हमारा विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास क्या है? क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। मतलब कि ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रम से परिवर्तन होते हैं। क्रम से मीन्स पहले बच्चा है उसके बाद ही तो जवान होगा, यंग होगा, युवा होगा। ऐसा नहीं कि कोई पहले युवा है फिर बच्चा हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, और इसी क्रमिक परिवर्तनों के अनुरूप ही या इसी के द्वारा ही नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं बच्चे में जन्म लेती हैं।
ये किसने कहा? ये कहा हरलोक ने। महान मनोवैज्ञानिक, इनका नाम है हरलोक, इन्होंने इस कथन को दिया। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है। विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण एवं व्यवहारात्मक, इन तीनों रूपों में मापन किया जा सकता है। मतलब कि विकास एक अवधारणा से बढ़कर है, ऐसा नहीं है, एक अवधारणा से बढ़कर भी है और इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं, शरीर रचना से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और अंग विश्लेषण एवं व्यवहारात्मक, इन सब प्रकार से इसका मापन भी किया जा सकता है। ये किसने कहा? ये कहा महान मनोवैज्ञानिक गेसेल ने। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का नाम है। क्या है? जो भी बालक के अंदर भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों को विकास कहते हैं। ये किसने कहा? ये मुन्नो ने कहा। तो विकास से संबंधित जो भी प्रमुख परिभाषाएं हैं वो मैंने शामिल कर दी हैं, इनको ठीक से याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के आने वाली दृष्टि से, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर, मतलब कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है देखते हैं। एक तरफ मैंने वृद्धि लिखा है और दूसरी तरफ मैंने विकास को शामिल किया है। देखते हैं, इसको सेट करते हैं पहले। ये है हमारा, कोई नहीं थोड़ा बड़ा बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़ा ही कर लेते हैं। देखो वृद्धि हमारा क्या है? वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं है। जो बालक की वृद्धि होती है उसकी दिशा निश्चित नहीं है। बच्चा मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में जाएगा, मोटा ही हो गया या पतला ही हो गया, ठीक है। जैसे देखो लंबा भी हो सकता है और लंबे के साथ साथ में और क्या हो सकता है? लंबा भी हो सकता है और नाटा भी हो सकता है। कहने का मतलब है वृद्धि की दिशा कोई निश्चित नहीं है। इसके बाद देखो विकास की क्या है? विकास की दिशा निश्चित है। जो बच्चे का विकास होता है इसकी दिशा निश्चित है, सिर से पैर की तरफ ही होगा। मतलब कि जो ये विकास होगा सिर से पैर की तरफ ही विकास होगा। जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो पहले उसके क्या होता है? सिर का विकास होता है, फिर सिर के बाद में उसके सिर के नीचे वाले हिस्से का फिर धड़ का विकास होता है, फिर तब जाके उसके पैरों का विकास होता है। तो कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि विकास की दिशा निश्चित है, ठीक है। विकास सिर से पैर की तरफ ही होता है सदैव। फिर देखो आगे, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। रुकती है नहीं भाई, बच्चा यंग हुआ, यंग होने के बाद जब उसकी वृद्धावस्था आनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा? उसकी वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन विकास आजीवन चलता है। विकास आजीवन कैसे चलता है? हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। विकास एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो होती है ये कुछ समय बाद रुक जाती है। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट। वृद्धि मात्रात्मक है, यानी वृद्धि मात्रात्मक है। वृद्धि के अंतर्गत मात्रा में इंक्रीमेंट होता है, मात्रा में बढ़ोतरी होती है। जैसे मान के चलो किसी का वज़न 40 किलो था, बाद में उसका वज़न 50 किलो हो गया, तो मात्रात्मक है, उसकी मात्रा बढ़ गई है उसमें। तो वृद्धि जो है ये वृद्धि मात्रात्मक है। लेकिन विकास जो है, विकास ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। विकास में मात्रा भी बढ़ती है और गुण भी बढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर विकास गुणात्मक ही है। ज़्यादातर विकास कैसा? गुणात्मक ही है। कुछ जगह ही मात्रात्मक है। जैसे दिमाग 350 ग्राम से 1400 ग्राम हो जाता है। व्यक्ति का जो दिमाग है जब वो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसके दिमाग का वजन 350 ग्राम होता है, और बड़े होते होते जब तक वो युवावस्था में आता है उसके दिमाग का वजन 1400 ग्राम तक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये मात्रात्मक है, लेकिन ज़्यादातर गुणात्मक होती है। आज आपको 10 तक पहाड़े याद थे, ठीक है, कल आपने 20 तक पहाड़े याद कर लिए तो मुझे वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। केवल ये गुणात्मक है, कुछ ही जगहों पर ये मात्रात्मक होती है। जैसे दिमाग की बात होगी।
और क्या अंतर है इसका? वृद्धि का मापन होता है भाई, जब मात्रात्मक है तो मापन तो होगा ही, ये तो निश्चित है, मैंने लिख भी दिया, जब मात्रा है तो मापन तो होगा ही होगा। किसका मापन होता है? वृद्धि का मापन होता है। इसके बाद देखते हैं फिर, विकास को हमेशा माप पाना संभव नहीं है, लेकिन प्रत्येक जगह विकास का मापन संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये प्रमुख अंतर हो गया वृद्धि और विकास के बीच में, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया, ठीक है नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम में, आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम में पहुंचेंगे, वहाँ सभी PDFs आपको ऐसे ही मिलने वाले बहु, बस पढ़ते रहें, बाकी सब आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। फिर देखो, जो विकास है इसके अलग अलग सिद्धांत हैं। अलग अलग सिद्धांत कैसे? एक तो विकास का निरंतरता का सिद्धांत है। विकास का निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? निरंतरता का सिद्धांत दिया हरलोक ने। ये सिद्धांत क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में हर रोज़ हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया था। निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन हरलोक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जीवन में हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते ही सीखते हैं। फिर असमान गति का सिद्धांत, विकास की असमान गति का सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत क्या कहता है? विकास शैशवावस्था में तेज, बाल्यावस्था में धीरे और किशोरावस्था में फिर तेज हो जाता है। अर्थात विकास की गति घटती बढ़ती रहती है, मतलब कि समान नहीं है विकास की गति। विकास की गति कैसी है? विकास की गति है असमान। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में तो विकास बहुत तेज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? बाल्यावस्था में आकर कुछ धीमे पड़ जाता है और किशोरावस्था में फिर से तेजी पकड़ता है, मतलब कि इसकी जो गति है वो असमान है। तो इसे हम कहते हैं असमान गति का सिद्धांत। फिर आगे देखते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास के अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है, देखेंगे। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। मतलब कि विकास के सभी आयाम हो गए, कौन कौन से आयाम? जैसे शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया और संवेगात्मक हो गया, ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं? अगर किसी का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। किसी का सामाजिक विकास डिस्टर्ब हो गया है तो कहीं ना कहीं उसमें उसके अधिगम में प्रॉब्लम आने वाली है, उसके शारीरिक विकास में प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी? कोई एक बच्चा है, वो तो अच्छे समाज में पैदा हुआ है, खाने पीने का सबका ध्यान रखा जा रहा है, तो उसके क्या है? उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। एक बच्चा ऐसा है, वो किसी गरीब समाज में पैदा हो गया है, उसके खाने पीने आदि बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके शारीरिक विकास प्रभावित होगा। कहने का मतलब है ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? इसी सिद्धांत को कहते हैं हम अंतः संबंध का सिद्धांत, ठीक है। फिर इसके बाद है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? दो बच्चों में विकास की दर कभी भी एक जैसी नहीं होती। कोई बच्चा तो बहुत लंबा हो गया, कोई बच्चा नाटा ही रह गया, मतलब कि व्यक्तित्व रूप से विभिन्न होता है एक दूसरे में। इसे हम कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद है फिर आपका शिरोन्मुखी या सिफेलोकाउडल विकास का सिद्धांत। कौन सा? शिरोन्मुखी या सिफेलोकाउडल विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, देखते हैं। देखो, सिफेलोकाउडल एक लैटिन भाषा का शब्द है, जहाँ सिफेलो सिर और काउडल धड़ के नीचे वाला भाग। देखो, ये जो सिफेलोकाउडल है ना, ये सिफेलोकाउडल ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें सिफेलो का अर्थ तो है सिर, सिफेलो का अर्थ क्या है? सिर। और काउडल का अर्थ क्या है? काउडल का अर्थ है धड़ के नीचे वाला भाग। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। यानी कि बच्चे का पहले सिर का विकास होगा, फिर जब जाके उसके बाद ही उसके पैर बनेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं?
सिफेलोकाउडल या सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत। सिफेलोकाउडल का मीनिंग याद कर लेंगे, सिद्धांत अपने आप याद हो जाएगा। सिफेलोकाउडल में सिफेलो क्या है, सिर, काउडल क्या है, धड़ के नीचे का भाग, मतलब कि पहले व्यक्ति के सिर का विकास होगा, उसके बाद ही धड़ के नीचे के हिस्से का विकास होगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है, अगला सिद्धांत है हमारा सिर से दूर यानी केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत। सिर से दूर यानी केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। केंद्र से बाहर की ओर के सिद्धांत का मतलब ये हो गया, व्यक्ति के पहले केंद्रीय भाग का विकास होता है, उसी के बाद उसके बाहरी भागों का विकास होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो छोटा बच्चा पहले संपूर्ण हाथ को चलाता है, उंगलियों को नहीं चला पाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसके केंद्रीय भाग का विकास हो रहा है। पहले वो हाथ चलाता है, फिर उसके बाद ही धीरे धीरे उंगलियां चलाना सीखता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत। उसके बाद है फिर हमारा समीप से दूर या केंद्र से बाहर। देखो समीप से दूर का क्या मतलब है, पहले नज़दीकी अंगों का विकास होगा और फिर दूर के, मतलब कि जो पहले नज़दीक केंद्र के नज़दीक है अंग, पहले उनका विकास होगा, उसके बाद होगा दूर की। केंद्र से बाहर का मतलब क्या है, पहले केंद्रीय भाग फिर दूर वालों का विकास होता है। मतलब कि बालक के पहले केंद्रीय भाग का विकास होगा, फिर उन अंगों का विकास होगा जो केंद्रीय भाग से दूर है। इसके बाद है फिर एकीकरण का सिद्धांत। देखो एकीकरण के सिद्धांत में वही, बच्चा पहले संपूर्ण हाथ को चलाता है। संपूर्ण हाथ को मतलब कि उसकी ये जो उंगलियां हैं बच्चे की, ठीक है, ये पहले सबको एक साथ चलाएगा, उससे अलग अलग नहीं चला पाएगा। लेकिन जब बड़ा होता रहता है तो एक एक उंगली भी चलानी सीखता है, मतलब कि बाद में एकीकरण होने लगता है सबका। इसे कहते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत। देखो बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, मतलब कि पहले वो संपूर्ण अंग को चलाएगा, उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखेगा। इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, मतलब कि पहले तो पूरी मुट्ठी ही खोलेगा एक साथ, ठीक है, प्रत्येक उंगली को नहीं चला पाएगा। लेकिन जब बड़ा होगा फिर पता लगा क्या 2 उंगली और खुलने लगी, 3 उंगली, फिर जब पूरे ही जैसे हम लोग हैं बड़े हैं तो हम क्या है 1 उंगली 2 उंगली ऐसे ही आराम से चला लेंगे। तो इसी सिद्धांत को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि बच्चा पहले किसी अंग के भाग को चलाना सीखता है, फिर उसका एकीकरण करना उसके बाद सीखेगा। जब वो भाग पूरा ठीक से चलने लगेगा तो एकीकरण उसके बाद आएगा। फिर है आपका वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत क्या देखते हैं, विकास अपने पूर्ण स्तर तक पहुंचकर ढलान की तरफ जाता है। मतलब कि विकास चलता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह अपने पूर्ण स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद वह ढलान की तरफ, मतलब कि नीचे आना आरंभ हो जाता है। इसे वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। जैसे मानव बुढ़ापे में झुक जाता है। देखो कोई बच्चा है, बच्चा क्या होगा, बड़ा होगा, जब जवान होगा तो उस समय सीना बीना निकाल के चलेगा, क्या है अपनी सीमा तक पहुँचे, फिर उसके बाद उसमें विकास में मतलब कि ढलान होना आरंभ हो जाता है। फिर जब आते आते समय गुजरता रहता है, बुढ़ा हो जाता है, तो वो खुद ही झुक के ही चलने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इसके बाद है हमारा फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। क्या है ये हमारा, ये है वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। देखो ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, मतलब कि जो बच्चे का विकास होता है वो निर्भर करता है बच्चे के वंश में कि कैसा उसका वंश है और उसे कैसा वातावरण मिल रहा है। वंश मीन्स आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके पापा दादा लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं उनके पापा मम्मी ही नाटे हैं तो बच्चा भी नाटा ही होता है ज़्यादातर, मोस्टली। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। इसके बाद है फिर हमारा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैंने शामिल किए हैं
सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत देखो, मानव शरीर का विकास एक सरल प्रक्रिया से आरंभ होकर जटिल प्रक्रिया तक जाता है। मतलब कि पहले एक सरल प्रक्रिया होती है, वहाँ से आरंभ होता है और वहाँ से आरंभ होकर जटिल प्रक्रिया तक जाता है। जैसे एक शिशु की शुरुआत केवल एक अंडे से होती है और बाद में वह एक जटिल मानव शिशु बन जाता है। मतलब कि जो बच्चे की शुरुआत होती है एक अंडे से, मतलब कि एक जाइगोट ही तो बनता है स्टार्टिंग में, गर्भ के अंदर एक अंडा ही तो बनता है पहले। फिर अंडा बनने के बाद क्या होता है, उसका विकास होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि वह एक जटिल मानव शिशु बन जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा समान प्रतिदर्श या नमूने का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श या नमूने का सिद्धांत में देखो, विकास समान नमूने का अनुसरण करता है, सभी में एक ही नमूने का अनुसरण करता है। ऐसा नहीं है कि एक को तो पहले बुढ़ापा आया बाद में जवानी आई और एक को पहले जवानी आई बाद में बुढ़ापा आया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये इसको कहते हैं हम समान प्रतिदर्श या नमूने का सिद्धांत। देखते हैं क्या बोल रहा है। विकास समान नमूने का अनुसरण करता है, कोई भी बाल्यावस्था से सीधे वृद्धावस्था में नहीं जा सकता। मतलब कि सभी का विकास जो है वो समान नमूने का अनुसरण करता है, एक ही प्रकार से होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पहले बाल्यावस्था से वो सीधे वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा। पहले उसको युवावस्था आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, युवा बालक है, फिर युवा होगा, फिर एज बढ़ती रहेगी, फिर उसके बाद ही तो वृद्ध होना वृद्ध होगा वो। तो इसको बोलेंगे समान प्रतिदर्श यानी समान नमूने का सिद्धांत। सभी बच्चों के विकास का नमूना यानी प्रतिदर्श समान होता है, सिंपल। ठीक है, सभी बच्चों के विकास का नमूना कैसा होता है, समान होता है। फिर है निश्चित क्रम का सिद्धांत। विकास का क्रम सभी बच्चों में निश्चित होता है, ये वही है, ये सारे एक से मिलते जुलते ही हैं। देखो मैं आगे बताऊंगा आपको भी। ठीक है, निश्चित क्रम का सिद्धांत मीन्स विकास का क्रम सभी बच्चों में एक निश्चित होता है, एक ही क्रम से होता है। वही वाली बात आ गई, एक ही सिद्धांत से निकले सिद्धांत है ये, बाकी लास्ट वाले जो सारे। फिर है अविलोम्यता का सिद्धांत, इसे अनुक्रमणता का सिद्धांत भी कहते हैं। अविलोम्यता के सिद्धांत को क्या कहते हैं हम, अनुक्रमणता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के क्रम को कभी उल्टा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब कि जो विकास का क्रम है उसी के अनुसार होगा, विकास के क्रम को कभी भी उल्टा नहीं जा सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जवानी के बाद बचपन आ जाए। ये भी उसी सिद्धांत से निकला हुआ सिद्धांत है। इसका अन्य इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे हम अविलोम्यता का सिद्धांत कह देते हैं। ठीक है, फिर देखो ये मैंने शामिल किया हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखो 11, 12, 13 मतलब कि जो आपके सिद्धांत है कौन कौन से, 11वां, 12वां और 13वां से हम कह सकते हैं कि सभी के विकास का मॉडल एक सा है, सभी के विकास का क्रम पहले से निश्चित है, विकास उल्टी दिशा में नहीं हो सकता, यानी हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इन कहने का मतलब है इन तीनों सिद्धांतों से हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे, मैं किसी बच्चे को देख के पहले ही कह सकता हूँ कि ये बच्चा पहले क्या होगा, बाल्यावस्था में आएगा। ठीक है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आएगा, बाल्यावस्था के बाद फिर आएगा युवावस्था में, देखते ही मैं कह सकता हूँ ना। तो इसका मतलब कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर उसके बाद में फिर देखो इन्हीं से एक सिद्धांत और निकला, वो है हमारा भविष्यवाणी या पूर्व कथनीय का सिद्धांत। मतलब कि पहले ही भविष्यवाणी की जा सकती है। ये जो सिद्धांत है ये हमारा इन्हीं तीनों सिद्धांत से निकला है। आगे देखेंगे 11, 12, 13 ये तीनों एक दूसरे से निकले सिद्धांत है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये तीनों सिद्धांत कैसे हैं, ये एक दूसरे से निकले सिद्धांत हैं सारे। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे ऑप्शंस में एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो विकास को आयु एक ऐसा कारक जो प्रभावित करता है। क्यों,
क्योंकि भाई किसी की आयु छोटी है, बाल्यावस्था में है वो, तो उसका विकास अधिक तेज़ी से होगा। फिर क्या होगा, किशोरावस्था में फिर और तेज़ी से होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आयु से भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। फिर लिंग से कैसे पड़ता है, लड़कियों में लड़कों के मुकाबले अधिक तेज़ी से विकास होता है। ठीक है, फिर अब पोषण, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं। पोषण से कैसे, एक बच्चा तो डेली कहीं अनार खा रहा है, कहीं सेब खा रहा है, कहीं बादाम खा रहा है, और दूसरा बच्चा है बस सूखी रूखी रोटी खा रहा है, तो दोनों के विकास में अंतर होना स्वाभाविक है। वंशानुक्रम, ठीक है। फिर वातावरण, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर देखो वंशानुक्रम से एक हमारा प्रजाति के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर इसके बाद है हमारा बुद्धि पर भी विकास डिपेंड करता है। अधिगम, शिक्षक, शिक्षा, सहपाठी, ग्रहण शक्ति पर कैसे करेगा भाई, किसी बच्चे की ग्रहण शक्ति तो अच्छी है तो यह जायज़ कि उसका विकास अच्छा होने वाला है। फिर सहपाठी पे कैसे करेगा, किसी का तो सहपाठी ऐसा हो पढ़ने में तेज़ है तो बिल्कुल उसके साथ वाला जो बच्चा होगा वो भी पढ़ने में मोस्टली अच्छे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्लास का एक टॉपर और एक नीचे से टॉपर दोनों एक साथ रहें। ठीक है, ये सब हमने इसके बारे में देख लिया। फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर आगे सिंपल हमारे दिया हुआ विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, मतलब कि विकास के फलस्वरूप कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ये 4 प्रकार के परिवर्तन हैं जिन्हें हरलोक ने दिए, मतलब कि हरलोक ने बताया कि विकास के फलस्वरूप 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन कौन सा है, नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म, यानी जैसे जैसे बच्चे का विकास होता रहता है उसमें नई नई आदतों का जन्म होता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा है हमारा पुरानी आदतों एवं आकृतियों का लोप, मतलब कि जो पुरानी आदत या आकृति है इनका क्या होता रहता है, लोप होता रहता है। जैसे दूध के दांत टूट जाना, भाई बच्चा बड़ा होगा उसका विकास होता रहेगा तो क्या होगा, दूध के दांत टूट के फिर उसके दूसरे असली वाले दांत आते हैं निकल के। फिर है अनुपात में परिवर्तन, होता है। कैसे होता है अनुपात में परिवर्तन, भाई सपोज़ कोई बच्चा है तो उसके हाथ भी छोटे हैं, पैर भी छोटे हैं, जब वो बड़ा हो जाएगा तो हाथ भी बड़े हो जाएंगे, पैर भी बड़े हो जाएंगे। फिर है लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में परिवर्तन, ये भी सिंपल है। किसके विकास के फलस्वरूप ये 4 परिवर्तन बताए किसने, हरलोक ने, कि विकास के फलस्वरूप ये 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया क्या, विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा में इससे अलग कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इससे अगले वीडियो में विकास की अवधारणा से संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, इसके नोट्स मेंटेन करेंगे, कॉपी बना लेंगे CDP की अलग से, इसको एक बार देखेंगे तो जो मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कराने वाला हूँ उनमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।